Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कुछ नहीं, पिछले 2.5 सालों से लगातार 50 लेटर लिखे। सवाल यह है कि सुनवाई कौन करेगा। एक तरफ है अपराधी और दूसरी तरफ है अपराधी के संरक्षण, और दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो जाएंगे कहाँ, कौन करेगा इस पर न्याय। कोई प्रतिनिधि है, उनसे ये पहले कहलवाऊंगा कि आप स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करेंगे या नहीं करेंगे। और सब कुछ देख रहे हैं वो, और यहाँ के वाइस चांसलर से उनकी कम्युनिटी भी अच्छी है, बातचीत भी होती है, लेकिन यहाँ के विषय के बारे में एक बार भी विचार नहीं किया उन्होंने। इस वक्त हम बनारस में हैं और आपने देखा न्यूज़ तक नुक्कड़ और जो तमाम शोज लोकसभा कवरेज के दौरान आपको दिखे, जो हम युवाओं के बीच बीएचयू गए तो खास तौर पर युवाओं ने हमें बताया, छात्रों ने बताया कि आप ओम शंकर जी के पास जरूर जाइए। आमरण अनशन चल रहा है, डॉक्टर साहब हैं। आप तस्वीर पहले दिखा दीजिए पीछे की, यहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए हैं, क्या मांग है ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आमरण अनशन चल रहा है, तबीयत ठीक है? पहले आप ये बताइए, तबीयत ठीक है? 17 डेज है मैम, वैसा ही तबीयत है। 17 डेज के हिसाब से जैसा होना चाहिए। एक दिन आपने भूख अगर खाना नहीं खाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो एक दिन का ये जो है व्रत कर लिया हूँ, और ये 17 डेज का व्रत है। और इस पूरे देश की आबादी को गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बीमारी से निकालने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फिर से कानून राज लागू करवाने के लिए, इसकी गरिमा स्थापित करने के लिए, और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मरीजों को अस्पताल में बेड मिले। मतलब अद्भुत है कि डॉक्टर मरीजों के बेड की लड़ाई लड़ रहा है, और मरीज बेचारा खुद ही पता नहीं है, वो तब बेड मांगने आते हैं जब वो बीमार होते हैं। और जिनको ये बेड मुहैया कराना चाहिए, यानी कि हमारे जो सत्ता में बैठे जो नेतागण हैं या विपक्ष के वो लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं, उन दोनों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। 6 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन ये सबसे अति गंभीर मुद्दा किसी भी चुनाव का मुद्दा ना बन पाया। बाकी आप जितने गंदे चीज़ें आपने देखी, न्यूनतम लेवल तक यहाँ पर शब्दों का वार चला, लेकिन काश मैं उन सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन सब से हमारा देश नहीं बदलेगा। नफरत से कोई भी समाज आगे नहीं गया है। प्रेम कैसे बढ़ेगा, इस पर काम करना चाहिए। समाज को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जोड़ने की मुहिम जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो समाज का निर्माण है। यानी कि हमारे यहाँ युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और वो जो युवा है वो आज हमारे लिए सबसे एसेट होना चाहिए, हमारे पूंजी होना चाहिए। लेकिन वो हमारे लिए आज बोझ या लाइबिलिटी बन गया है। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने युवाओं को जो लाइबिलिटी यानी बोझ को पूंजी यानी एसेट में कन्वर्ट करता, उसकी व्यवस्था नहीं की। और वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था है गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा जो सबको मिलनी चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की है। और मेरी हमेशा से 1.5 दशकों से ज़्यादा समय से इस पर आंदोलन कर रहा हूँ, जिससे पहले भी 3 बार आंदोलन अनशन कर चुका हूँ। ये 4था आंदोलन अनशन है। और 17 दिन आपको हो गए हैं अभी अनशन करते हुए। तो ये जो हमारे युवा हैं जो एसेट बनते, यानी कि एक कोयला को हीरा में कन्वर्ट करने के लिए एक अच्छे से कटिंग करना आवश्यकता है, उसी तरह हमारे युवाओं को देश के ऊपर बोझ बनने से, पूंजी बनने के लिए उनके अच्छे से घिसाई शिक्षा वो ज़रूरी है। जो हम गलत शिक्षा दे रहे हैं कि आपस में लड़ो, आपस में नफरत करो, कोई जाति के, कोई धर्म के, इन बंधनों से मुक्त होकर या पार्टी लाइन पर लड़ो। कम से कम मेरा सबसे निवेदन है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों के मुद्दे पर कोई भी राजनीति ना करे, न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न किसी पार्टी के आधार पर। इसको हम सब मिलकर एक साथ जुड़कर एक साथ समर्थन करें। इसका कोई विपक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष होगा और हम स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे को इस नज़रिए से देखेंगे तो हमारा देश कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। इसमें कुछ लोग मजबूत होंगे और ज़्यादा लोग जो है बीमार होंगे। जैसे आज की अगर विकास की जो दूसरा, पहले स्वास्थ्य का बता देता हूँ, फिर मैं उस पर आता हूँ। और अपनी जो आपकी मुख्य मांगे हैं वो भी दर्शकों के लिए बताइए। पहले मैं स्वास्थ्य वाले को बताता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार जो आज प्राप्त है, लोग कहेंगे नहीं शिक्षा का मौलिक अधिकार तो हमने दे दिया है,
लेकिन वो 9वीं तक की पढ़ाई आपको देती है। लेकिन आप बताएं कि इस देश में 9वीं तक हम पढ़ के कौन सी नौकरी पाएंगे? इसका मतलब आप उसको स्वावलंबी नहीं, देश के ऊपर बोझ बनाना चाहते हैं। 9वीं पढ़ के क्या होगा? बेरोजगार युवा, वही आप पैदा कर रहे हैं। तो उस शिक्षा का मेरा कहना है कि चाहे किसी का भी बच्चा हो, इस देश का बच्चा है, वो देश के लिए पूंजी है, और उस पूंजी को पूंजी बनाने के लिए हमको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी और उसके लिए खर्च करना होगा। खर्च कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने पॉकेट से नहीं करती और ना करनी चाहिए, और ना ही कोई पूंजीपति इसके लिए अपने पॉकेट से करता है। इस देश का हर व्यक्ति टैक्स पेयर है, सिर्फ इनकम टैक्स पेयर 2-4 करोड़ ही टैक्स पेयर नहीं है। जब हर आदमी टैक्स पेयर है तो शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए और एक समान रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश की समृद्धि है। यहाँ से गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बीमारी, इसको खत्म करने के लिए सबसे जरूरी कदम है। उसी तरह दूसरा है स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में हमारा कहना है कि आप अगर देखें कि ये जो स्वास्थ्य के अधिकार नहीं रहने की वजह से हमारे देश का हर साल 5 करोड़ आदमी गरीबी की चपेट में चला जाता है। अगर हम उनको स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, जिसका मतलब मेरे हिसाब से होता है कि कोई भी युवा या वृद्ध या कोई भी व्यक्ति जो भारतीय हो, उनके पास भारतीय का सर्टिफिकेट है, वो लेकर किसी भी अस्पताल में जाए, वो अपना इलाज कराए, चाहे जो भी खर्च हो वही टैक्स पेयर का पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाए। उसकी सीमा हम कहते हैं कि 10% ऑफ द सेंट्रल बजट, या स्टेट पे या केंद्र के ऊपर, दोनों ही इस पर 10-10% अपना खर्च करें, क्योंकि ये पैसा टैक्स पेयर का ही है। उसको आप जो टैक्स पेयर है, आप इसको कह सकते हैं कि हर बार जब वो टैक्स देता है तो अपने लिए इंश्योरेंस कराता है, और आपको चुना ही इसलिए जाता है कि जो हमारा बजट इसलिए प्रेजेंट किया जाता है कि सोसाइटी का हर सेक्टर आगे बढ़े, और वो हर सेक्टर तभी होगा जब हम स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ही टैक्स का अप्रोप्रिएट एलोकेशन करेंगे। इस देश के 90% आबादी अपने जीवन भर में 5 लाख से ज़्यादा बचत नहीं करता। अगर वो 50-60 की आयु तक इतना सेव करता है, और उस समय उनके सामने 3 समस्या होती है। एक, आप जैसे बेटियों की शादी करनी है उनको, क्योंकि डॉरी सिस्टम जो सबसे घटिया सिस्टम हमारे समाज में है, हम सबको मिलकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए जी। हम सबको इनके ऊपर बात करनी चाहिए, वो भी एक बहुत मसला है। दूसरा होता है कि बेटे बड़े हो जाते हैं, उनके लिए कुछ रहने खाने का जुगाड़ करना है। और तीसरा, उसी समय बीमार हो जाते हैं। बीमारी की वजह से क्या होता है कि वो अस्पताल जाते हैं, जहाँ सरकारी और प्राइवेट 2 विकल्प होते हैं। सरकारी सिर्फ 15% लोगों को सेवा देता है, 85% लोग निजी अस्पतालों में चले जाते हैं, और वहाँ पर एक बार इलाज कराते ही वो अपने जीवन भर की 5 लाख सब कमा देते हैं। इसलिए उसके बाद क्या होता, उसके बाद हम गरीबी की चपेट में, यानी कि कुछ समाज में जो आगे बढ़ा था फिर पीछे, यानी कि सांप सीढ़ी के जो खेल होता है ना, आप लूडो में देखते हैं 99 से सीधे 0, तो ये पॉवर्टी ट्रैप है जहाँ हम लोग फंसे रहते हैं। अगर इसको हम स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार देकर अस्पताल में जाए, घुसते ही इंडियन नेस का सर्टिफिकेट दिखाए, पूरा इलाज हो जाए और वापस आ जाए, तो ये 5 लाख उनका बच जाएगा, जिससे बेटी की शादी, अपने बेटे की उन्नति और खुद की उन्नति कर पाएगा। ये हर साल हमारे देश में 5 करोड़ गरीब लोगों को गरीब होने से बचाएगा, और 15 से 20 साल होते होते इस देश में कोई गरीब नहीं होगा, और शिक्षा से वो समृद्ध यानी मानव पूंजी बन जाएगा। तो ये है मेरे विकास की थ्योरी, और जो मैं कह रहा हूँ कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर एवरीवन। जो रिजर्वेशन के लिए आपको जो आज इन्हीं बिंदुओं को लेकर आप आमरण अनशन कर रहे हैं, ये सबसे प्रमुख बिंदु में से एक है जी। दूसरा जो लोकल इशू है, जिसके वजह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, जैसे पूरे देश में इंस्टीट्यूशन कमज़ोर किया गया है या हो रहा है, वैसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ भी, यहाँ के वाइस चांसलर साहब इस पूरी की पूरी जो हमारी व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसको ताक पर रख दिया। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अपने मन से चला रहे हैं, जैसे कोई राजा कोई राजपाट चलाते हैं, अपने लिए सहायक चुनते हैं, और उनके लिए सहायक चुनने का जो तरीका है वो कोई एडवर्टीजमेंट रूल है, जिनको मन होता रख लेते हैं, जितना मन होता है उतना सैलरी देते हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट का सीधा वायलेशन है। उसके बाद क्या है कि वो यहाँ के पेड़ों को काट काट कर पैसे कमा रहे हैं, वो बहुत ही घटिया काम है। और तीसरा, यहाँ के अपराधी चिकित्सा अधीक्षक हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जहाँ बने हैं, उनके भ्रष्टाचार का सीधा समर्थक है, और उनके साथ मिलकर ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक चिकित्सा अधीक्षक ऐसे बने हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक ऐसे चिकित्सा अधीक्षक बने हुए हैं जिनके ऊपर पहले से ही ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के आरोप थे।
ब्लड बैंक की उस कमेटी ने पहले से इनको उसको पैरालाइज करने के लिए आदेश दिए थे, यानी उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कहा था। लेकिन ये 2016 की घटना है। उसके बाद वो उनके विरुद्ध एक्शन लेने के बगैर इनके साथ हुआ क्या, इनको थोड़ी देर के लिए पद से हटा दिया गया। तो पद से हटाना कोई पनिशमेंट नहीं होता। जब आपको सस्पेंड किया जाए या फिर टर्मिनेट किया जाए, वो आपके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो वो कुछ हुआ नहीं, ये सिस्टम में बने रहे। अपने भ्रष्टाचार के बल पर फिर इमरजेंसी के इंचार्ज बने, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया, यानी कि ये क्रिमिनल बिहेवियर के आदमी है पहले से। फिर उसके बाद और प्रमोशन पाए उसके लिए, जबकि बाहर फिर एक्शन होना चाहिए था। उसमें प्रमोशन कोविड के नोडल ऑफिसर के रूप में पाए, जबकि कोविड में अनअकाउंटेड पैसे आ रहे थे और लोगों को पता नहीं था, लोग बीमार थे तो सरकार भी पैसे दे रही थी, उनका इन्होंने दुरुपयोग किया। लेकिन इलाज नहीं मिलने से मरीज कूद कर भागने लगे, खुद की जान देने को लगा, कूद के भाग जाए अस्पताल से, उसी में बच जाएगी, हाँ तो बिना इलाज के मर जाएंगे। तो फिर बवाल हो गया, तो और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो ये सारी जो आपकी मांगे हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, जब आपने प्रशासन के सामने रखी तो हुआ क्या? कोई सुनवाई हुई? कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। पिछले 2.5 सालों से लगातार 50 लेटर लिखे। सवाल यह है कि सुनवाई कौन करेगा? एक तरफ है अपराधी और दूसरी तरफ है अपराधी के संरक्षण, और दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो जाएंगे कहाँ? कौन करेगा इस पर न्याय? तो न्याय हुआ नहीं। तो उसके बाद कई बार बीच में प्रधानमंत्री जी आए, हमने उनको भी पत्र लिखा था, और यहाँ के डायरेक्टर मतलब वहाँ के जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है या हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, सबको हमने पत्र लिखा। लेकिन उस पर कार्रवाई जो कुछ हुई नहीं। और फिर बार बार करने के बाद पिछले अगस्त महीने में एक कमेटी बनी कि हमारे जो इश्यूज थे उसको देखा जाए, बेड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, अदर करप्शन से रिलेटेड नहीं। तो बेड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कमेटी बनी, और उसमें कमेटी ने 2 महीने के बाद अपना रिजल्ट दिया। और रिजल्ट में ये था कि हृदय विभाग, क्योंकि पहले मैंने कहा कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लेकर लगातार हम लोग 15 सालों से आंदोलन कर रहे थे। तो सरकार और हम लोग एम्स मांग रहे थे, न सिर्फ यहाँ के लिए बल्कि हर 6 करोड़ आबादी के लिए एम्स, और पूरे बजट का 10% उसमें भी कह रहा था। जितने भी मेडिकल कॉलेज है उसको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कर रहे थे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज बनाने की। तो उसी हाल में यहाँ एम्स तो आज भी नहीं दे पाए प्रधानमंत्री जी, हालांकि 10 साल से हैं। और देश के आप लोगों ने कभी मिलने की कोशिश की? हमने हर बार जब भी वो आते हैं, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के अधीन नहीं होता है, प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो जब भी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए 2014 से कई बार हमने ये किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहला मैंने आंदोलन किया था उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अच्छा। और बीजेपी के ही ज़्यादातर लोग हमारे पास आए थे समर्थन के लिए, और जूस पिलाकर श्री रविशंकर जी तब बीजेपी को ही प्रमोट कर रहे थे। अच्छा। जिन्होंने मुझे पहला आमरण अनशन तुड़वाया था, जो 15 डेज का फास्ट था। लेकिन सरकार बनने के बाद सब कुछ पलट गया। और सरकार जो है, कोई भी व्यक्ति जब आवाज़ उठाता है आम जनता की तरफ से, तो उसको दुश्मन की तरह देखती है, बल्कि होना ये चाहिए उसको दोस्त की तरह। क्योंकि आप कबीर के धरती पर बैठे हैं, वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए। तो मतलब अगर आप मुझे निंदक भी समझ रहे हैं तो अपने पास रखिए, आखिर हमरे में कौन सी कमी है जिसको दूर करके हम अपने आप को अपने समाज में, इस देश में मजबूती पा सकते हैं। और हमारे आइडियाज़ था क्या? गरीबों को इलाज मिलना चाहिए, कमज़ोर लोगों को पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए, मरीजों को अस्पताल में बेड मिलना चाहिए। ये क्या, इसके लिए मुझे 14 महीने सस्पेंड किया गया था पहली बार। अच्छा। और अभी भी ये कब की बात है? ये 2014 की बात है। अभी हो सकता है फिर से मुझे, अभी तो हेड इस बार जो है अभी हेड से हटाया गया है 2-4 दिन पहले। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से आपको हटा दिया गया है? एक ऑर्डर दिया है, लेकिन वो गलत है। वहाँ कहा क्या है उन्होंने कि आप अवेलेबल नहीं है। देखिए हमारे पास इसमें 80% मरीज बैठे हैं, वो कहते हैं आप कार्य नहीं कर रहे हो। और आप दिन रात यहीं रहते हैं? आप 24 घंटे रहता हूँ, और मेरी ड्यूटी 8 घंटे की वैसे होती है। अभी 24 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा। 17 दिन से कर रहा हूँ, संडेज को कर रहा हूँ। मैं चाहूंगी एक बार दिखा भी दें कि मरीज जो हाँ। यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनमें से पूछिए अपने इलाज के लिए हमने बुलाया क्या? इनमें से पूछिए किसी को हमने बुलाया इनको? जी जी, बस हो गया। ये हमारे आरोप हमको हटाइए, जो कि आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इसमें, इसीलिए तो हमारा ये कहना कि ये जो बेचारे
जिनको अपना पता नहीं कि इनका भविष्य कैसे होगा, इसके बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे होगा, कैसे ये समाज बेहतर होगा, कैसे हमारा देश मजबूत होगा, जिसके लिए कि ये मूल आत्मा है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक आधार, उस पर काम नहीं करके। इन दिनों हम देख रहे हैं बनारस में चुनाव है, सब लोग जानते हैं, नेताओं का आना जाना है। अब आएगा कोई नहीं आएगा आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपको देख रहे हैं, इतने दिन से आप आमरण अनशन पर हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री मोदी खुद हो या फिर राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जिनका परसों रोड शो है बनारस में। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो सबसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो मैं कह रहा हूँ ना तो वो किसी जाति का मसला है, ना किसी व्यक्ति का मसला है, ना किसी पार्टी का मसला है, ये पूरे राष्ट्र का मसला है, हम सब लोगों का मसला है, हमारे समाज और भविष्य का मसला है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो असली पहचान है यानी ग्रीनरी, उसको जो काट के पेड़ बेच रहे हैं उसको बचाने का मसला है, इसका जो सम्मान है उसको बचाने का मसला है, इसके जो अपराध और अपराधी जो संरक्षित हो रहे हैं पदों पर बैठकर उनसे मुक्ति दिलाने का मसला है। और ये सब प्रधानमंत्री के शख्सियत क्षेत्र में है और उनका यहाँ पर प्रधानमंत्री होने के कारण भी बार बार यहाँ 2 बार से ज़्यादा पहले से भी यहाँ के सांसद महोदय हैं, इस बार भी उम्मीदवार हैं। हर नाते उनको मेरे जैसे एक नागरिक को जो उनके समक्ष कुछ अच्छे प्रश्न रख रहे हैं वो व्यक्तिगत नहीं है, खुद के लाभ के लिए नहीं, उनके ही राजनीतिक फायदे के लिए है, आगे इस देश के भविष्य के लिए है और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को थोड़ा रिफॉर्म करने की है। आप चाहेंगे पीएम आए आपसे बिल्कुल, मिले? मैं तो हाथ जोड़ के उनका निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप इतने वोट मांग रहे हैं, कम से कम मेरे पास भी तो वोट मांगने आइए, वोट मांगने ही आइए, छोड़ दीजिए कि आप करेंगे या ना करेंगे, वोट मांगने तो आइए कम से कम। मैं भी तो आपका एक वोटर हूँ। राजनीति पर भी बात करते हैं, सब पर बात करिए, आप जिस पर बात करना चाहे मैं उस पर बात करूँगा। देश में हम युवाओं के बीच बीएचयू में ही हमने देखा रोजगार को लेकर आक्रोश देखने को मिला, तमाम यूनिवर्सिटीज में देखने को मिला। आप और लोग कह रहे थे कि हमें एक विकल्प चाहिए। आपको लगता है कि मोदी के सामने कोई विकल्प है या प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे ऊपर है? देखिए, हमारे लिए जो मैं आपको विकल्प कह रहा हूँ, हमारे लिए व्यक्ति विकल्प नहीं होता, मुद्दे विकल्प होता है। जो मुद्दे मैंने कहा, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार कोई भी नेता कहता हो, उनका चेहरा चमकता हो या ना, उनके पास एडवर्टीजमेंट का जरिया हो या ना, लेकिन अगर उसके पास मुद्दे हैं तो हमें लगता है कि हमको उन मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए। वो व्यक्ति जो राष्ट्र को तोड़ने के बदला राष्ट्र को जोड़कर राष्ट्रवाद खड़ा करने की बात कर रहा हो, इन देश के युवाओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये राजनीति का मसला मुद्दों पर आधारित होना चाहिए, व्यक्ति पर नहीं, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव नहीं चलते, हम व्यक्ति को चुनते हैं और व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो किन को चुने, उनकी मेजोरिटी किसके तरफ है। तो हम लोगों ने अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रश्नों द्वारा ध्वस्त करने की कोशिश की है। ये प्रश्न ही गलत है कि मोदी के बनाम कौन, मोदी तो कहीं है ही नहीं, यहाँ तो हम जनता सिर्फ प्रतिनिधि चुन रहे हैं। प्रतिनिधि के सामने ये विकल्प होगा कि उनके सामने कौन। हमको अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहिए, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि जो स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करे, जो उनके लिए काम करने की बात करे, उनके साथ रहे 5 साल तक। आप बनारस के ही रहने वाले हैं? मैं तो रहता ही बनारस में हूँ, तो बनारस का मेरे पास अगर वोटर कार्ड यहाँ का तो मैं यहीं का हूँ, चाहे वो पहले कहीं का भी रहा हूँ। तो कौन है आप कह रहे हैं अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहिए, बनारस से कौन अच्छा प्रतिनिधि नजर आ रहा है? ये तो हम ऐसे वोट तो करने का व्यक्तिगत आधार है ना, इसको हम ओपन तो प्लेटफॉर्म नहीं बता सकते, लेकिन मैं जो भी प्रतिनिधि है उनसे ये पहले कहलवाऊंगा कि आप स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वोट नहीं दूंगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी आपके लिए ट्वीट किया था परसों, मुझे लगता है कल या परसों रोड शो है जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों रहने वाले। आप चाहेंगे वो भी मिलने आए, सुध लें, सुनवाई किसी तरीके से तो हो कहीं पर? आप मैं चाहता हूँ कि हर आदमी मिलने आए, क्योंकि सबके लिए मैं एक वोटर हूँ और सबको कोशिश करना चाहिए कि वो अपनी बात मुझे कहे और मैं अपने वोट उनके द्वारा मैं अपनी सामने बात रखूंगा और जो मेरी बात को मानेंगे मैं उनका वोटर उनको वोट करूंगा। अच्छा, और एक करना चाहूँगा, बताइए। अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ 2 बार आखिर रह के गए हैं बनारस और सारे मामले यहाँ पे हैं और सब कुछ देख रहे हैं वो, और यहाँ के वाइस चांसलर से उनकी कम्युनिटी भी अच्छी है, बातचीत भी होती है, लेकिन यहाँ पे यहाँ के विषय के बारे में एक बार भी विचार नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये उनका पर्सनली संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के वो नेता हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, आना चाहिए उन्हें, आप ये कह रहे हैं? आके गए, आएंगे भी, दोबारा भी आएंगे, यही सवाल मैं कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया ओम शंकर जी से पूरी बातचीत हमने की।
आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आमरण अनशन चल रहा है, 17वां दिन है, आसान नहीं होता। दिल के करीब जो उनकी बात है उन्होंने हमें बताई, राइट टू हेल्थ को लेकर उन्होंने जोर दिया। आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, बनारस।